7 दिसंबर 1941 की सुबह जापान ने पर्ल हार्बर हवाई में यूएस नेवल बेस पर अटैक कर दिया, जिसे पर्ल हार्बर अटैक के नाम से जाना जाता है। पर्ल हार्बर अटैक इंपीरियल जापानीज नेवी एयर सर्विस के द्वारा यूनाइटेड स्टेट के नेवल बेस पर सरप्राइज मिलिट्री स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने अगले ही दिन वर्ल्ड वॉर 2 में डायरेक्ट एंट्री ली। अटैक की शुरुआत सुबह 7:48 पर हुई, जब इंपीरियल जापानीज नेवी ने 353 जापानीज एयरक्राफ्ट 2 वेव्स में नेवल बेस पर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च कर दिए, जिससे यूएस के 8 नेवी बैटलशिप डैमेज हो गए और 4 डूब गए, एक्सेप्ट यूएसएस एरिजोना। यूएसएस एरिजोना दोबारा लड़ने के लिए वॉर में उतर गए। इस दौरान जापानीज वेपन्स को भी काफी नुकसान हुआ। उनके 3 क्रूजर्स, 3 डिस्ट्रॉयर्स, 1 एंटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग शिप और 1 माइन लेयर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे जैसे लड़ाई बढ़ती गई, नुकसान भी बढ़ता गया। 7 घंटे की लंबी लड़ाई के बाद यूएस अपने 188 यूएस एयरक्राफ्ट और 2403 अमेरिकन को खो चुका था, पर जापान का लॉस इतना हैवी नहीं था। उन्होंने सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट, 5 मेजर सबमरीन्स और 64 सर्विसमैन को खोया। ठीक उसी दिन जापान ने यूनाइटेड स्टेट्स पर वॉर डिक्लेयर कर दी, बट इस डिक्लेरेशन को 8 दिसंबर से पहले नहीं सुना गया। 8 दिसंबर को कांग्रेस ने जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दी और फिर 11 दिसंबर को जापान के अलाइज जर्मनी एंड इटली ने यूएस पर वॉर डिक्लेयर कर दी। बदले में उन्हें भी यूएस की तरफ से डिक्लेरेशन का सामना करना पड़ा। जापान के इस अनअनाउंस्ड मिलिट्री एक्शन के पीछे न्यूमरस हिस्टोरिकल इवेंट्स थे। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 7 दिसंबर 1941 को अ डेट विच विल लीव इन इन्फेमी, यानी एक डेट जिसे इस बदनाम हरकत के लिए याद किया जाएगा, कहा, क्योंकि ये अटैक बिना किसी एक्सप्लिसिट वार्निंग और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के तहत हुआ। इसे टोक्यो ट्रायल्स में अ वॉर क्राइम का नाम दिया गया। इस अटैक से पहले दोनों कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप इतना कॉर्डियल तो जरूर था कि 1931 तक दोनों ट्रेडिंग पार्टनर्स रहे। टेंशन असल में तब ग्रो हुई जब जापान ने 1931 में मैनचूरिया में इन्वेजन कर दिया। अगले कुछ सालों में जापान ने अपने पैर चाइना में पसारने शुरू कर दिए, जो सेकंड साइनो जापानीज वॉर 1937 का कारण बना। पर्ल हार्बर अटैक पर जापान का कहना था कि ये एक प्रिवेंटिव एक्शन था, यूनाइटेड स्टेट पैसिफिक फ्लीट को साउथ ईस्ट एशिया में चल रहे जापान के प्लान मिलिट्री एक्शन से दूर रखने का। जापान ये मिलिट्री एक्शन को अपने ओवरसीज टेरिटरीज पर मौजूद यूके, नीदरलैंड्स और यूनाइटेड स्टेट्स के अगेंस्ट प्लान कर रहा था। इस अटैक की अजीब बात ये थी कि जापान ने यूएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस इंस्टॉलेशन सच एज पावर स्टेशन, ड्राई डॉक, शिपयार्ड मेंटेनेंस, फ्यूल एंड टॉर्पेडो स्टोरेज फैसिलिटीज, सबमरीन पायर्स और हेडक्वार्टर्स बिल्डिंग्स पर अटैक ही नहीं किया। इसके पीछे जापानीज नेवी का अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस हो सकता है। उन्हें लगता था कि वो इस अटैक से बड़ी जीत हासिल कर लेंगे, इससे पहले कि यूएस पीपल को इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़े। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के पीछे भी काफी कंफ्यूजन बना रहा। अटैक बिना किसी फॉर्मल डिक्लेरेशन के हुआ था, बट ये एडमिरल यामामोटो की इंटेंशन नहीं थी। यामामोटो अपनी नेवी आर्मी को पहले ही बता चुके थे कि नेगोशिएशंस आर एट एन एंड। मैसेज पहुंचने के ठीक 30 मिनट बाद ही अटैक शुरू होगा। टोक्यो ने 5000 वर्ड नोटिफिकेशन 2 ब्लॉक्स में जापानीज एम्बेसी इन वॉशिंगटन को ट्रांसमिट किया, बट अनफॉर्चुनेटली जापानीज एम्बेसडर को मैसेज को ट्रांसक्राइब करने में 1 घंटे से अधिक समय लग गया और मैसेज टाइम पर डिलीवर ना हो सका और अटैक शुरू हो गया। बाद में इस डिक्लेरेशन ऑफ वॉर को जापानीज न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर प्रिंट किया गया। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने इस अटैक को बैटल ऑफ पोर्ट आर्थर से कंपेयर किया, जिसमें इंपीरियल जापानीज नेवी ने इंपीरियल रशियन नेवी पर अटैक कर दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच रूसो जापानीज वॉर हुई। इस अटैक के पीछे एक कारण यूएस का 1941 की समर में जापान को ऑयल एक्सपोर्ट कट करना भी दिया जाता है। जापान अपने 80% ऑयल और मिनरल रिसोर्सेज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स पर डिपेंड करता था और बिना यूएस ऑयल सप्लाई के जापान नेवी का फंक्शन करना लगभग इम्पॉसिबल था। पर्ल हार्बर पर अटैक करने से जापानीज नेवी को बिलीव था कि उन्हें पैसिफिक ओशन पर फ्री कंट्रोल मिल जाएगा और वो एशिया फॉर एशियंस को प्रोस्पेरिटी स्पेयर बनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा जापान को भारी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। अटैक के ठीक एक दिन बाद रूजवेल्ट ने जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस में फेमस इनफेमस स्पीच डिलीवर की। Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America
was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. जिसमें इन्होंने एम्पायर ऑफ जापान पर वॉर डिक्लेयर कर दी। इतना ही नहीं, इस अटैक का असर जापानीज अमेरिकन रेजिडेंट्स एंड जापानीज कनाडियन डिसेंडेंट्स पर भी हुआ। अमेरिका में इन लोगों को मिलिट्री कैंप और रोड कैंप्स में ले जाया गया, जबकि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 24 फरवरी 1942 को ऑर्डर इन काउंसिल पीसी नंबर 1486 अंडर वॉर मेजर एक्ट पास किया, जिसके तहत सभी कनाडियन जो कि जापानीज डिसेंट के थे उनका फोर्सफुल रिमूवल किया जाना था। अटैक के बाद अमेरिका ने अटैक के सभी ब्रेव अमेरिकन सर्विसमैन को सम्मानित किया। उन्होंने 15 मेडल ऑफ ऑनर, 51 नेवी क्रॉसेस, 53 सिल्वर स्टार, 4 नेवी एंड मराइन कॉर्प्स मेडल्स, 1 फ्लाइंग क्रॉसेस, 1 सर्विस मेडल और 3 ब्रोंज स्टार्स मेडल्स अपने नेवी सोल्जर्स को प्रेजेंट किए। इसके साथ ही उन्होंने एक स्पेशल मिलिट्री अवार्ड द पर्ल हार्बर कॉमेमोरेटिव मेडल सभी मिलिट्री वेटरन्स ऑफ अटैक को ऑथराइज्ड किया। अमेरिका पर्ल हार्बर अटैक से बहुत नाराज था, जिसका बदला उसने 1945 में जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराकर लिया। हिरोशिमा एंड नागासाकी मैसेकर इतिहास का डेडलिस्ट न्यूक्लियर वेपन अटैक था, जिसने जापान को बुरी तरह तबाह किया। दोस्तों, हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग की फुल डिटेल्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।